नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। बताइए साहब, बिहार का चुनाव पर्यवेक्षक प्रभारी सब कुछ बना बनू के केशव मौर्य को भेज दिया गया। योगी जी के दिल पे कहते सांप लौट रहा होगा, आप समझ सकते। तो क्या प्लान क्या है ये मोदी और अमित शाह का? केशव मौर्य का कद क्यों बढ़ाया जा रहा है? उधर बिहार में रायता फैला हुआ है बुरी तरह से, लेकिन महाराष्ट्र में और शुरू हो गया। शिंदे की पार्टी तोड़ने की तैयारी चल रही है। शिंदे नाराज है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि शिंदे के विधायकों को एक बार फिर असम घुमा लाएं, समझा दिया जाए कि पंगा ठीक नहीं है। अवैध वेजी के संग बहुत शानदार बातचीत हुई है तमाम विषयों पर। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अवैध दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अवैध द्विवेदी आपका। बिहार में रायता फैला हुआ है, वो सिमटा नहीं, वो निपटा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में शुरू हो गया। अब पता चला है कि शिंदे जी कुछ थोड़ा फड़फड़ाना चाह रहे थे, तो शिंदे जी के मंत्रियों से कहा गया चलो एक बार फिर तुम्हें असम घुमा लाएं। और फिर शिंदे के मंत्री गायब हो गए, अकेले शिंदे शामिल हुए हैं बैठक में। और महाराष्ट्र में ये बात बड़ी चर्चा का विषय बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को ठिकाने लगा दिया। तो ये क्या भाजपा की आदत है कि भाई जो सहयोग में आएगा, जो साथ में आएगा, उसे खत्म करना है? पहले बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ा, अकाली दल का ये हाल किया, नीतीश बाबू का करने की तैयारी में है, और महाराष्ट्र से ये खबर आ गई। शिंदे सोच रहे होंगे कि घड़ी में मैं मुख्यमंत्री बना था, उसके बाद से लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, और अब पार्टी ही तोड़फोड़ की तैयारी। क्या खबरें हैं महाराष्ट्र से आपके पास? नहीं, शिंदे ने तो स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि बीजेपी पोचिंग कर रही है। पोचिंग का मतलब ही ये होता है, पोचिंग उन हाथियों के गैरकानूनी शिकार को पोचिंग बोलते हैं। पोचिंग का मतलब ये होता है। तो पोचिंग कर रही है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी शिंदे की पार्टी को तोड़ रही है। शिंदे के एमएलएस को तोड़ने की तैयारी कर रही है, या योजना पे अमल कर रही है, या शिंदे के मंत्रियों को अपनी ओर फोड़ रही है। तो बीजेपी ये कर रही है, और शिंदे ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है, और वो अकेले ही उसमें शामिल हुए हैं। तो उसके पीछे ये भी दिखाना है कि हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे नाराज हैं। और फडणवीस ने जिस तरह से इस पे प्रतिक्रिया की है, वो भी देखने काबिल है। फडणवीस ने कहा है कि आप गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कह रहे हैं कि आप गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस कला में माहिर है, और अब ये उन छोटी-छोटी पार्टियों के ऊपर है, उन क्षेत्रीय दलों के ऊपर है, ये जानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी एक ना एक दिन उनको तोड़ देगी, उनको तबाह और बर्बाद कर देगी, उनको खत्म कर देगी। उसके बावजूद भी सत्ता के फौरी लालच में वे जाते हैं, भाजपा के साथ गठजोड़ बनाते हैं, और बाद में उसी हश्र को प्राप्त होते हैं, जिस हश्र को कई क्षेत्रीय दल प्राप्त हो चुके हैं। अब एक-एक करके सबकी बारी आएगी, भाजपा किसी को नहीं छोड़ेगी। उसका कारण है, भाजपा की थीसिस ये नहीं है कि क्षेत्रीय शक्तियों को जीवित रखना है। भाजपा कई बार खुलेआम कह चुकी है कि क्षेत्रीय शक्तियाँ देश की एकता के लिए खतरनाक हैं। उसमें कोई शक नहीं है, भाजपा ने इसको छिपाया नहीं है, अपनी इसको बात को। क्षेत्रीय शक्तियाँ देश की एकता के लिए खतरनाक हैं, ये अनावश्यक हैं, भाजपा ये मानती है। और दूसरी तरफ भाजपा की थीसिस ये है कि चप्पे-चप्पे पर भाजपा, शत-प्रतिशत भाजपा। वो जहाँ मजबूरी होगी वहीं क्षेत्रीय शक्तियों को बरकरार रहने देगी, वरना वो नहीं बरकरार रहने देगी किसी तरह से। अच्छा, वो वैसे फडणवीस ने गलत क्या कहा? ये कहा कि आप गठबंधन धर्म का पालन करिए। उनका मतलब ये कि गठबंधन धर्म का मतलब होता है गठबंधन खत्म, आपके सारे विधायक हजम। तो वो तो कह रहे हैं कि आप पालन करिए, हम तोड़-फोड़ करें, हम आपको ठिकाने लगा दें, हम आपको का किनारे लगे, लेकिन आप पालन करते रहिए। आपको मुँह से बोलने की इजाज़त नहीं है, आप हम पे आरोप नहीं, मत असल में लगाइए। ये सब काम करके भाजपा इसलिए निकल लेती है कि भाजपा से जवाब तलब नहीं होता। देखिए, कोई जवाब तलब करने वाला है नहीं। हम लोग केवल सोशल मीडिया पे जवाब तलब करते हैं। सोशल मीडिया की एक पहुँच है, निश्चित रूप से, पहले के मुकाबले पहुँच बड़ी है। लेकिन बाकी जनता के बीच में हंगामा तब होता है जबकि प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी जवाब तलब करे। एक ज़माने में ये पार्टियाँ सत्ताधारी पार्टी से जवाब तलब करती थीं, इससे सत्ताधारी पार्टी सतर्क रहती थी, और वो ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे कि ये मीडिया जवाब तलब करने पे आ जाए। मोदी को पता है, अमित शाह को पता है, फडणवीस को पता है, इन सबको पता है कि उनसे कोई जवाब तलब नहीं करेगा। वो जवाब तलब उल्टा शिंदे से करेंगे। हुँ। वो उल्टा जवाब तलब शिंदे से करेंगे। वो उनके साथ जवाब तलब नहीं करेंगे। इसलिए वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी की आलोचना के तौर पे नहीं कही जाती। ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ के तौर पे बात कही जाती है,
कि भाजपा देखिए कितनी जबरदस्त पार्टी है, किसी के भी खिलाफ ऑपरेशन लोटस जारी कर देती है। तो ऑपरेशन लोटस जो है भाजपा की तरफ से न्यू नॉर्मल बन गया है। अब उसको भाजपा की आलोचना में या भाजपा लोकतंत्र विरोधी पार्टी है, पार्टियों को नष्ट करती है, इस रूप में नहीं उसको पेश किया जाता। ऑपरेशन लोटस दरअसल भाजपा की ताकत का प्रदर्शन है। अच्छा, ये कितना शर्मनाक है कि मैं आपको वोट दूं कि मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूं, आप हिंदू धर्म के अनुयायी, मैं आपको वोट दे दूं, आपको इसमें चले जाएं, या मैं कांग्रेस को या किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को वोट दूं कि ये सांप्रदायिकता के खिलाफ है, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों के खिलाफ है, सेकुलर है, और मैं आपको वोट दूं, फिर आप बीजेपी में चले जाएं। तो ये जो लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात होता है, क्या एक दिन ऐसा आएगा कि देश की जनता ही खुद ही सड़क पर निकल गई कि भैया जो जिस पार्टी से जीता, चाहे कुछ भी होगा, रहेगा उसी पार्टी में। अगर तुम्हें पार्टी बदलनी है, मतलब सब निष्ठाएं बदलनी है, तो फिर पहले इस्तीफा दो, फिर चुनो। ये हो क्यों नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो दल बदल आप जो बात कह रहे हैं तभी हो सकता है जबकि बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, बड़े पैमाने पर चुनाव सुधार हो। और इन चुनाव सुधारों की बात तो मैं देख रहा हूं 70 के दशक से हो रही है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी चुनाव सुधारों के लिए चलाया गया आंदोलन था। भाई इसमें हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, प्रतिनिधि वापसी का अधिकार, ये तमाम धन बल और बाहुबल से लोकतंत्र की मुक्ति, ये यही तमाम सवाल तो थे। तो वो आज तक कभी पूरे हो नहीं पाए, और जब तक वो चुनाव सुधार नहीं होंगे तब तक जो आप कह रहे हैं उस तरीके से कोई मतलब तब तक कुछ होगा नहीं, इसी तरीके से चलता रहेगा। और भाजपा ने ये जो चुनाव सुधार नहीं हुए, मामला उसी तरीके से चलता रहा, तो भाजपा इन तमाम जो खामियां हैं हमारी चुनाव प्रणाली में और लोकतंत्र के अंदर, उनका जमकर दोहन कर रही है। भाजपा उनका जमकर लाभ उठा रही है। यहां तक कि खुद वो जिन बातों के खिलाफ लड़ती थी भाजपा, जब विपक्ष में थी, विपक्ष में बहुत दिन रही, बुरी हालत भी रही भाजपा की काफी, जब वो खुद उनके खिलाफ लड़ती थी, उन बातों को भी वो भूल गई है वो। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, बड़ी मशहूर बात है कि ईवीएम के खिलाफ तो सबसे पहले भाजपा ने आपत्ति की थी। जीवीएल नरसिंह राव ने किताब लिखी थी, लालकृष्ण आडवाणी जो भाजपा के सर्वोच्च नेता थे, उन्होंने उस किताब की भूमिका लिखी थी। आज अगर कोई ईवीएम खिलाफ बोलता है तो भाजपा उसके खिलाफ बोलने लगती है। तो ये स्थिति है। भाजपा एक जमाने में चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इसकी पक्षधर थी। भाजपा एक जमाने में क्षेत्रीय शक्तियों को कायम रहना चाहिए, कांग्रेस उन पर अत्याचार कर रही है, कांग्रेस उनको नष्ट करना चाहती है, ये आरोप लगाती थी। तो भाजपा जो खुद कहती थी उसको सुविधापूर्वक भूल गई है, क्योंकि वो सत्ता में है और उसे ये मुगालता भी पैदा हो गया है कि वो सत्ता में हमेशा बनी रहेगी किसी न किसी रूप में। इसलिए वो जो मन में आता है वो करना चाहती है। उसने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, वो जानती है हम कुछ भी करेंगे, मीडिया कभी उसमें हमसे जवाब सवाल नहीं करेगा, हमारी खिंचाई नहीं करेगा। देखिए चुनाव आयोग ने बिहार में जो किया है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो किया है, अगर ये 10 साल पहले का मीडिया होता तो भाजपा और चुनाव आयोग दोनों की खाल खींच देता। अभी ये लोग मुंह छिपाए कहीं फिर रहे होते, कर ही नहीं पाते ये काम। ये जो किया है इस काम को कर ही नहीं पाते, कर ही इसलिए पाए हैं, उनका कहना है हमारा हो, कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। हाँ, ये कॉन्फिडेंस तो है कि चुनाव आयोग तो हमारी जेब में, हमारी पॉकेट में, ये हमारा, ये एक तरह का गुलाम, ये क्या करेगा। लेकिन बिहार में भी गजब तमाशा चल रहा है। वो बिहार में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, पहले तो इस पे कंफ्यूजन है, फिर अब नीतीश के मन में इतनी आशंका है कि विधानसभा अध्यक्ष होगा ना, अगर वो हमारा नहीं बना तो पार्टी हमारी तोड़ लेंगे बीजेपी। यानी सरकार जिनके संग बनाने जा रहे हैं, जिनके संग चुनाव लड़े, उनको लेके भी इतना अविश्वास, इतना संशय, इतना डर तय ही नहीं हो पा रहा है कि आराम से विधानसभा आमतौर अध्यक्ष। पर होता ये था अभी तक, जब चुनाव जीतने के बाद में जब कोई निवर्तमान मुख्यमंत्री जाता था राज्यपाल से मिलने के लिए, तो वो उनको जो पत्र देता था विधानसभा भंग करने की सिफारिश का, उसी के साथ साथ में अपना इस्तीफा भी दे देता था। और हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे, मतलब मुझे तो इतनी ज्यादा उम्मीद थी इस बात की कि जब मैंने टीवी पे दृश्य देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी कारों के काफिले के साथ राजभवन में घुस रही है। अब पटना में मुख्यमंत्री आवास और राजभवन तो बिल्कुल नजदीक है, आप चाहें तो पैदल चल के वहां पहुंच सकते हैं, आमने सामने से स्थिति आपने देखा ही है। लेकिन जब मैं देखा वो गाड़ी घुस रही है तो मैंने टीवी बंद कर दिया, सोच के कि अभी औपचारिक कार्रवाई कर देंगे, अंदर जाएंगे और आरिफ मोहम्मद खान को एक पत्र देंगे जिसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी होगी और साथ में अपना इस्तीफा भी होगा। और साथ में वो तारीख ले आएंगे, किस तारीख को आएंगे, अपना दावा पेश करेंगे और उसके बाद उनको शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये औपचारिक। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया,
नीतीश कुमार के पत्र में इस्तीफे का जिक्र ही नहीं था। नीतीश कुमार ने केवल विधानसभा भंग करने का वो दिया, क्योंकि वो सारी भाजपा के साथ उनकी शर्तें अभी तक अंतिम रूप ले नहीं पाई हैं। चर्चा जारी है, खींचतान जारी है, किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सब चल रहा है पूरा का पूरा। और नीतीश कुमार बहुत ज्यादा सतर्क हैं, फूंक-फूंक के कदम बढ़ रख रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के 2 सर्टिफाइड एजेंट काम कर रहे हैं। एक का नाम है उसमें ललन सिंह, दूसरे का नाम है संजय झा। आप तो जानते ही हैं कि संजय झा एक ज़माने में अरुण जेटली के आदमी हुआ करते थे। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने उनको इस्तीफा नहीं दिया, वैसे ही भाजपा आला कमान ने आदेश किया कि आप लोग इस पे विशेष विमान लेके दिल्ली आइए। फिर वो लोग विशेष विमान लेके दिल्ली गए भाजपा आला कमान से बातचीत करने के लिए कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, नीतीश कुमार के मन में क्या है। फिर आप देखिए कि नीतीश कुमार ने ये भी किया कि अपने बेटे के साथ एक तस्वीर उन्होंने खिंचाई, बाप बेटे ने, और उस तस्वीर को उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया। ये पहली बार उन्होंने किया। इससे हाँ, उन्होंने कभी नहीं संदेश दिया पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हम उत्तराधिकारी विहीन नहीं है, हमारे पास उत्तराधिकारी मौजूद है। भाजपा को संदेश दिया कि अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारी जगह लेने के लिए हमारा बंदा यहाँ पे मौजूद है, हमारे बेटे के रूप में। तो नीतीश कुमार, अच्छा, फिर नीतीश कुमार को अगर अपनी सत्ता ठीक से चलानी है तो उनको विधानसभा अध्यक्ष का पद भी चाहिए और गृह मंत्री का पद भी चाहिए, गृह मंत्रालय भी चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष भी चाहिए उन्हें। इसके ऊपर वो अड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ना उन्हें विधानसभा अध्यक्ष देना चाहती है, ना गृह मंत्रालय देना चाहती है, क्योंकि पार्टी को पता है अगर नीतीश कुमार अपनी मर्जी से अगर साल भर के अंदर नहीं हटे मुख्यमंत्री पद से, तो उनको हटाने के लिए उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा और वहां विधानसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नीतीश कुमार एक बात और जानते हैं कि उनके जो 85 विधायक हैं, नीतीश को पूरा शक है कि उनमें से ज्यादातर विधायक भाजपा के सम्मोहन में, भाजपा ने उनको हिप्नोटाइज कर रखा है और हिप्नोटाइज करने के लिए उसने हर विधायक को 2-2 करोड़ रुपए की रकम दी है भाजपा ने। ये देखिए, जिन 243 सीटों के ऊपर एनडीए के उम्मीदवार लड़ रहे थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया कि हर जगह उनके भाजपा के उम्मीदवार नहीं थे, वहां भी उनके नेता गए और नीतीश के, उपेंद्र कुशवाहा के, मांझी के, सबके उम्मीदवारों को भाजपा वालों ने 2-2 करोड़ रुपए दिए। तो वो सब लोग काफी, जो चुनाव जीत गए हैं, वो काफी एहसानमंद महसूस करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये घोषित तौर पे दी है, चर्चा है? अरे, ये कोई चीजें घोषित तौर पे दी जाती हैं क्या? लेकिन हर कोई जानता है इस बात को, हर कोई इस बात को जानता है। ये बाकायदा, इस तरह कहते हैं नहीं कि दिवाली में तोहफे बांटे जाते हैं सब तोहफों के पैकेट बना दिए जाते हैं और सबको दे दिए जाते हैं तोहफे, उस तरीके से सबको दिए गए और साथ में ये भी कहा गया कि भाई हम आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको हमारा ख्याल रखना होगा। तो पूरा इस तरीके से पूरा उन्होंने ऑपरेशन भाजपा ने इस तरह प्रबंधित किया है। अब इसमें क्या है कि भाजपा को उम्मीद ये थी कि वो और चिराग पासवान मिलकर इतनी सीटें जीत लेंगे कि उन दोनों को मिला के बहुमत बन जाए। वो नहीं हो पाया। भाजपा 89 सीटों पर रुक गई, चिराग पासवान 19 सीटों पर रुक गए। तो अब भाजपा को अपना बहुमत बनाने के लिए दूसरी पार्टियों को तोड़ना पड़ेगा, तब वो नीतीश को हटा पाएंगे रास्ते से। दूसरी पार्टियों को अगर भाजपा अभी तोड़ेगी तो उससे बहुत हंगामा होगा, पटना के अंदर बहुत ड्रामेबाजी होगी, बहुत हायतोबा मचेगी, मतलब उसमें बदनामी वगैरह होगी। तो भाजपा अभी नहीं चाहती उस बदनामी को। अभी से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना है, तमिलनाडु में चुनाव लड़ना है, केरल में चुनाव लड़ना है, पौंडचेरी में चुनाव लड़ना है, इसलिए वो चाहती है कि अभी न किया जाए इस काम को, ठंडे ठंडे करेंगे, इस काम को भी कराएगी भाजपा। हाँ, बिहार में भी ऑपरेशन लोटस होना ही है, कब तक बचेगी, पकड़े की माँ कब तक खैर बनाएगी। उधर प्रशांत किशोर ने बड़ी बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि भैया जो योजनाएं इन्होंने डिक्लेयर की हैं, अब अगर ना पूरी करें तो बताइए, हम लोग भी चलेंगे वहां पे, हम धरना देंगे। जिन अफसरों ने ये योजनाओं पूरी करने की गारंटी ली थी, उनको पकड़िए, उनसे करिए। और प्रशांत किशोर ने कहा कि हम चूक गए। लेकिन जो आदमी खुद इतना बड़ा रणनीतिकार बनता था कि मैंने मोदी को जिता दिया, मैंने इनको जिता दिया, उनको जिता दिया, वो खुद इतना फेल कैसे हो गया? देखिए, बिल्कुल दूसरी पार्टी, जिन पार्टियों के वो चुनावी सलाहकार या चुनावी रणनीतिकार होते थे, उन पार्टियों के पास अपना चुनावी आधार होता था। तो वो तो उन्हें ये बताते थे कि इस चुनावी आधार का आप थोड़ा सा विस्तार कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी आप नीति अपना सकते हैं,
कौन सा नारा दे सकते हैं, कौन सी विधि अपना सकते हैं और अपने अपने जनाधार का अधिकतम दोहन कैसे कर सकते, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यहां तो उन्हें खुद अपना नया जनाधार बनाना था। बिहार में क्या है कि बिहार में जनाधार बनाने की गुंजाइश ही नहीं है किसी के पास। पूरा समाज अपनी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ अपने अपनी कैटेगरी में, अपने अपने कोने में, अपने अपने खाने में फिट है। किसी भी बिरादरी का नाम ले दीजिए, हर बिरादरी का इतिहास है, उसने अमुक पार्टी को इतने चुनावों से वोट दिया है। आप कोई भी बिरादरी उठा लीजिए, सब लोग जानते हैं कि इस बिरादरी का व्यक्ति, इस बिरादरी का मतदाता किसको वोट देगा, ये किसको वोट देगा, वो किसको, सब कुछ पहले से तय है बिहार में। ये तभी चीज गड़बड़ाती है जबकि किसी गठबंधन में फूट पड़ती है, तब ये परिस्थिति गड़बड़ा जाती है। अगर गठबंधनों में फूट नहीं पड़ती है तो जो जहां है वहीं रहता है। आप उस कुर्सी बैठे हुए, हम इस कुर्सी बैठे हुए। गड़बड़ तभी होगी जो हमारी कुर्सी खराब हो जाएगी, तो हम कुर्सी छोड़ देंगे, तब गड़बड़ होगी, वरना गड़बड़ होगी नहीं। हम लोग अपनी अपनी कुर्सी बैठे रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखिए ना, 2000, मुझे तो लगता ये है कि 2005 के चुनाव से आज तक बिहार में जातियों की जो जातियों का ये जो मतदान प्राथमिकताएं निर्धारित हैं, पूर्व निर्धारित हैं, वो आज तक नहीं बदली हैं किसी की। जो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है वो उनके पक्ष में है, जो राजद के पक्ष, जो एनडीए के पक्ष में है वो उनके पक्ष में है। अब इसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर निकले थे कि वो एक अपना जनाधार बनाएंगे और उन्होंने भरपूर कोशिश की। वही तो बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भाई हमने 3.5 साल तक पूरे बिहार की यात्रा की, पदयात्रा की, गांव गांव गए, सब लोगों के दरवाजों पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हम अभी तक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम एमएलए एमपी नहीं बन पाए, लेकिन अब हम सरकार से कहेंगे कि उसने जो वायदे किए हैं पूरे वो करे पूरे। और वायदा, सीधा वायदा ये है कि आपने जो लोगों को कहा है कि हर एक गांव में 65-66 परिवारों को 10-10 हजार रुपए आए हैं। अब उन परिवारों को 2-2 लाख रुपए और मिलने चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। अगर आप नहीं देंगे तो वो लोग हमारे पास आए, हम उनके साथ मदद करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, लग क्या रहा है मिलेंगे 10-10 हजार रुपए? नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। बिहार के ऊपर तो वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा कर्जा है भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ दिए हैं आज तक? पिछले दिनों जो चुनाव जीते हैं, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। दूसरी पार्टियां भी अपने वायदों को पूरा करने में कमजोर रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय भाजपा भी अपने वायदों को कहीं पूरी नहीं कर पाई। क्या भाजपा ने मध्य प्रदेश में सब कुछ इनको वायदा किया था, उनको लड़की वो बहना योजना में दिए? क्या महाराष्ट्र में दिए गए रुपए? क्या दिल्ली में मिल पाए रुपए? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। असली समस्या यही है, भाजपा से जवाब तलब नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, मीडिया पूछेगा नहीं, कुछ जवाब तलब नहीं होता। एक आध बार मान लो बहुत दबाव पड़ेगा तो एक आध बार प्रोग्राम कर देंगे, एक आध खबर छाप देंगे, बस उसके बाद खामोशी। लगातार बिना रुके हुए जब भाजपा से कोई जवाब, तो भाजपा के गिरेबान को पकड़ के कोई झकझोरता नहीं है। तो प्रशांत किशोर ने यही कहा है कि हम आपके लिए लगातार लड़ेंगे बिहार में, आप हमारे पास आइए कि आपको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो फिर और उन्होंने एक और खास बात कही, सबसे पहले हम जीविका दीदी को पकड़ेंगे। जिस जीविका दीदी ने सरकार के वजीफाखोर के तौर पर आपको पट्टी पढ़ाई, आपको वोटिंग क्रमांक आपका दिखाया और हर मतदान केंद्र के ऊपर, हर बूथ के ऊपर 2-2 जीविका दीदियां तैनात थी। वहां 90,000 बूथ थे, 90,000 बूथों पे ऊपर 1,80,000 जीविका दीदी तैनात थी। तो जो महिलाओं के वोट इनके पक्ष में गए हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले हम जीविका दीदियों को पकड़ेंगे। उन्होंने उनकी सहारा कंपनी के एजेंटों से तुलना की है। उन्होंने सहारा कंपनी के एजेंट जिस तरह आपके इन्वेस्टमेंट को दूना करने का वायदा करते थे और फिर बाद में लोग उन सहारा कंपनियों के एजेंटों को ढूंढते रहे कि माल दूना, पैसा दूना हुआ नहीं, उसी तरह हम जीविका दीदियों को पकड़ेंगे कि भाई बताइएगा, आपने इनको वायदा किया था दिलवाने का, दिलवाइए आप। सही बात है। हाँ, तो ठीक बात। बिहार की चर्चा के बीच में कर्नाटक में भी सरगर्मी तेज हो रही है।
बीजेपी कर्नाटक में भी ऑपरेशन लोटस करना चाह रही है। कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, शुरू से नहीं चल रहे थे। और अब ये खबर आ रही है, चूंकि कर्नाटक में ही एफआईआर का मुद्दा हुआ, वहीं पे एफआईआर हुई, वहीं पे जांच हुई, तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सरकार को किसी तरह तोड़ना चाह रही है। क्या लग रहा है आपको, कर्नाटक कांग्रेस हार जाएगी मतलब कि क्या कांग्रेस पे टूट फूट हो जाएगी, या कर्नाटक में डीके शिव कुमार भाई एक देखिए, भारी डीके शिव कुमार कांग्रेस के, मेरी अपनी समझ ये है, कांग्रेस के सर्वाधिक बुद्धिमान लोगों में से एक है। कांग्रेस में अगर अकलमंद आदमियों की खोज करो आप, तो उसमें डीके शिव कुमार का नाम आप शीर्ष पे पाओगे। सिद्धरमैया भी कम अकलमंद नहीं है। उन दोनों के बीच मतभेद हैं, आज से क्या है, चुनाव से पहले थे, पिछले चुनाव में भी थे, हमेशा से थे। लेकिन उस मतभेदों का मतलब ये निकाल लेना कि वो आपस में लड़के सरकार तोड़ देंगे, ये मेरे ख्याल से गलत बात होगी। वो मतभेद भी बने रहेंगे और मिलकर वो सरकार भी चलाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर इस मामले में कामयाब हो पाएगी। कर्नाटक में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, इसका फायदा उठा के राहुल गांधी ने बहुत सारे तथ्य जमा कर पाए। चुनाव आयोग की उन्होंने आलोचना पेश की है 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उसमें कर्नाटक में सरकार होने की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा चाहेगी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार टूट जाए, लेकिन कोई ऐसा चांस मुझे लग नहीं रहा कि उसके पास है। अच्छा, इन नतीजों के बाद, बिहार के खासतौर से नतीजों के बाद, पार्टी के अंदर मोदी और शाह का कद किस लेवल का बढ़ गया होगा? गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, इन सब के क्या हाल होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, इन चीजों से मोदी मजबूत तो हुए ही है, निश्चित रूप से। मतलब मोदी अगर बिहार का चुनाव हार जाता है एनडीए, तो फिर मोदी जी की जो हालत होती है, हम लोग तो उसकी कल्पना कर ही सकते हैं क्या हालत होती। तो मोदी जी को लाभ तो हुआ ही है, अमित शाह को भी इससे लाभ हुआ है, सभी को लाभ हुआ है इन लोगों को, और पूरी भाजपा को लाभ हुआ है। और मोदी जी को अब उनके प्रधानमंत्री पद से हटाना या 2029 से पहले किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाना, ये काम अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करना चाहता था, तो मेरे ख्याल से उसे कुछ दिनों के लिए उसको मुलतवी करना पड़ेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं। संघ की संजय जोशी की ताजपोशी की बात है, अब इतिहास के नहीं, पन्ने में। हाँ, मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघ ने भारतीय जनता पार्टी को अपने कब्जे में लेने की जो कोशिश थी, उस कोशिश को छोड़ दिया है, ये मैं नहीं मानता हूं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए थे, अभी भी बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे। मैं तो ये मानता हूं संघ के पास उनका कोई विकल्प भी नहीं है अभी मोदी जी का। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को किसी भी कीमत पर अमित शाह के हाथ में नहीं सौंपने छोड़ सकता कि वो उसको चलाते रहें। वो ऐसे किसी व्यक्ति को जो अमित शाह का प्यादा हो, उसको अध्यक्ष बना दिया जाए और अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने रहें, वो गृह मंत्रालय भी चलाएं और पार्टी भी चलाएं, ये दोनों काम एक साथ करें, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से वो जो एक रस्साकशी है मोदी और शाह और संघ के बीच में, वो रस्साकशी जारी रहेगी। देखो, ठीक बात है, और हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये था अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।